हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है बच्चों। बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये है क्लास 12th बायोलॉजी का अपना अनऑफिशियल 16th नंबर चैप्टर। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके ऑफिशियल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में सिर्फ 13 चैप्टर हैं। ठीक है, बट 3 चैप्टर जो एनसीईआरटी हटा चुका है वहां से भी आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने डिलीटेड चैप्टर्स को भी करा है। ठीक है, तो ऑफिशियल की यदि बात करेंगे तो हमारा सिलेबस एंड हो चुका है, और अनऑफिशियल की यदि बात करेंगे तो अनऑफिशियली अपना आज का जो सेशन है ये क्वेश्चन आंसर सीरीज वाला लास्ट सेशन है, क्योंकि ये जो आज चैप्टर करने वाले हम एनवायरमेंटल इशू, जो कि अनऑफिशियल है, आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड से क्वेश्चन इस चैप्टर से बिहार बोर्ड इस चैप्टर से भरपूर मात्रा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड का जो पेपर देने वाले बच्चे हैं 2026 में, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। क्लियर है जी? क्लियर है। आई होप, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा का पूरा देखें, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपके याद करने से ही नहीं होगा। एक तो याद करने वाला यहाँ पे कंटेंट है ही, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोग को समझाने भी वाला हूं, जो कि आप इंटरनेट पे आप चेक करोगे तो आपको वहां पे भी आंसर गलत मिलेगा। इसलिए इस चैप्टर को प्लीज बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहां से भरपूर मात्रा में क्वेश्चन आता है। ठीक है जी? क्लियर है? क्लियर है? चले सेशन स्टार्ट किया जाए। ओके, हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। रिद्धि, शिवांगी, सेजल, सौम्या, प्रीति, नीतीश, विकास, एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल भी खुदरा में नहीं, आप सभी को थोक मात्रा में वेरी गुड इवनिंग, शुभ सायंकाल। ठीक है जी? तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें हम करेंगे एनवायरमेंटल इशू से टॉप 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्लियर है? चलिए, ओके। एनवायरमेंटल इशू चैप्टर का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, पहला क्वेश्चन कह रहा है इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इज। इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इज, भैया कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा ये क्वेश्चन? आई थिंक ये मैंने 3 से 4 चैप्टर में इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने आपको बोला भी है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, लगभग बहुत बार ये पूछ लिया जाता है। इसीलिए आप लोग भी माइंड मेकअप करके चलिएगा, याद रखिएगा। SO2 पॉल्यूशन का जो इंडिकेटर है वो क्या होता है भैया? तो वो होता है लाइकेन। ठीक है, वो होता है लाइकेन। ठीक है, देखिए अगला, द सेफ नॉइज लेवल फिक्स्ड बाय WHO। WHO के अकॉर्डिंग एक सेफ नॉइज लेवल फिक्स किया गया है कि इससे ज्यादा यदि आप नॉइज लेवल बढ़ाते हैं तो इसके कारण आपका हेल्थ प्रभावित हो सकता है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपने सुना हुआ होगा जो बड़े बड़े सिटीज हैं या फिर जो मेगा कंट्रीज है, बड़े बड़े देश हैं, वहां भी और अपने इंडिया में भी, जैसे मुंबई हो गया मेन सिटी, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, या फिर बड़े बड़े गोवा हो गया, इन सब सिटीज में यदि आप जाओगे तो वहां पे जैसे अपने बिहार में क्या होता है, अपने बिहार में सुबह 5 बजे 6 बजे या फिर जब भी बोलो, जब भी एक बार डीजे स्टार्ट हो गया भैया, ठीक है, जब भी एक बार डीजे स्टार्ट हो गया, स्पेशली गांव घर की यदि हम बात करेंगे, छोटा बच्चा भी यदि जन्म लेता है तो वहां पे क्या खूब एकदम
खूब धूमधाम से खूब डीजे वीजे बजाएगा, खूब ऑर्केस्ट्रा सब होता है ना। जबकि छोटा बच्चा होता है उसको बिल्कुल भी इतना साउंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उसके स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो अपने बिहार में क्या होता है कि यही चीज गांव घर में देखोगे कि खूब एकदम डीजे उधर बज रहा है, उधर एगो बाजा लगा हुआ है, खूब भोजपुरी गाना चल रहा है ना। लेकिन जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, बड़े बड़े देश हैं, वहां पे जैसे फिक्स किया गया है कि भाई आप इससे ज्यादा आप वॉल्यूम नहीं रख सकते हो, रात को 8 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजा सकते हो, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस में आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो। तो वो सब तो डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, डब्ल्यूएचओ कहता है कि नॉइज लेवल जो फिक्स किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, जो कि सेफ है, ये है 20 to 30 डेसिबल, ठीक है, ये है 20 to 30 डेसिबल। क्लियर। फैक्टर ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का फैक्टर कौन कौन सा है, नाइट्रस डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि NO2 और SO2। क्लियर, ये एसिड रेन के फैक्टर्स हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन यहां पे है कि लाइकेन इज द इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन, ठीक है, SO2 पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है जनरली थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड इंटेंसिटी फॉर ह्यूमन इज, ठीक है, ह्यूमन के लिए साउंड इंटेंसिटी का जनरल थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना होता है, ठीक है। देखिए बाबू, यदि हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड फॉर हियरिंग, थ्रेशोल्ड फॉर हियरिंग, तो हियरिंग के लिए यदि हम थ्रेशोल्ड वैल्यू की यदि बात करते हैं तो ये होता है 0 to 20 डेसिबल। क्लियर। यदि हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड फॉर कॉन्वर्सेशन की यदि हम बात करेंगे, जहां पे खूब बातचीत अच्छी खासी हो रही है, वहां पे होता है 60 डेसिबल, ठीक है। और थ्रेशोल्ड वैल्यू जिससे कि पेन होता है, ठीक है, यानी कि दर्द होता है कानों में, वो होता है लगभग 80 प्लस, ठीक है, 80 प्लस डेसिबल से, ठीक है। तो यदि हम किसी पर्सन को बार बार यदि हम इतना साउंड इंटेंसिटी देंगे, इससे या फिर से ज्यादा देंगे, तो उसका हियरिंग डैमेज हो सकता है, ठीक है। सो साउंड इंटेंसिटी का जो जनरल थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, ये होता है 20 to 30 डेसिबल। क्लियर है जी, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मूला CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक मेजर पॉल्यूटेंट है किसका, सॉइल का नो, वाटर का नो, एयर एंड वाटर का नो, तो ये होगा सिर्फ और सिर्फ एयर का। क्लियर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक मेजर पॉल्यूटेंट होता है एयर का, ठीक है जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। चलिए फटाफट से हम यहां पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहां पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है जी, यहां पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि which of the following causes biomagnification, which of the following causes biomagnification। तो भैया पहले तो आप इसको समझिए बायोमैग्निफिकेशन को। तो बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है, तो ये होता है आपका इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर, इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन को इनमें से क्या क्या कॉज करता है, ठीक है। तो भैया ये है, एक तो होता है मरकरी, ठीक है, एक होता है मरकरी, पहला तो हो गया आपका मरकरी। क्लियर। उसके बाद दूसरा होता है DDT, तो मरकरी और DDT
इन दोनों के कारण होता है बायोमैग्निफिकेशन, मतलब कि सी बोथ ए एंड बी, ठीक है। और डीडीटी का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये होता है डीडीटी का फुल फॉर्म, ठीक है। ये होता है डीडीटी का फुल फॉर्म, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, व्हाट विल बी द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ई होता है 5, ठीक है। ये होता है 5। हाई अमाउंट ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई इन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ। यदि आपको वाटर में, यदि आपको पानी के अंदर एस्चेरिचिया कोलाई का अमाउंट ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है सीवेज पॉल्यूशन को। इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है सीवेज पॉल्यूशन को। अगला, Which of the following exhibit biomagnification? इनमें से कौन बायोमैग्निफिकेशन को कॉज करता है, जो कि अभी ऊपर में ही आंसर था, यहां पे सेम क्वेश्चन है, डीडीटी एंड मरकरी बोथ, ठीक है। चलिए अगला है यहां पे, ओके। पीएच ऑफ एसिड रेन इज बिलो। एसिड रेन का जो पीएच है ये कितना होता है, तो 5.6 से कम। देखिए यहां पे 5, तो यहां पे 5.6 से कम, ठीक है जी, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, फोटोकेमिकल स्मॉग कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग, देखिए बच्चों पहले तो आप ये समझिए कि स्मॉग क्या होता है। स्मॉग को यदि मैं स्मॉग की यदि बात करूं, तो स्मॉग को समझाने के लिए, स्मॉग समझिए कि दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक तो होता है स्मोक और दूसरा होता है फॉग, ठीक है। स्मोक मतलब धुआं और फॉग मतलब कोहरा। तो इस दोनों को यदि आप मिला दोगे ना, इस दोनों को यदि आप मिला देते हो तो यही क्या हो गया, इस दोनों को यदि आप मिला देते हो तो यही क्या हो गया, यही हो गया आपका स्मॉग, ठीक है। और स्मॉग की यदि बात करेंगे तो ये होता क्या है, ये होता क्या है, ये एक टाइप का एयर पॉल्यूशन है, ठीक है। ये एक टाइप का एयर पॉल्यूशन है, क्लियर। स्मॉग की यदि बात करेंगे तो ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का एयर पॉल्यूशन है। ये होता कब है, ये होता कब है, जब सनलाइट रिएक्ट करता है, व्हेन सनलाइट रिएक्ट्स विद नाइट्रस ऑक्साइड एंड volatile ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसीलिए आप लोगों को डिटेल ऑब्जेक्टिव समझा रहा हूं, ठीक है। तो स्मॉग की बात करेंगे तो ये एक टाइप का एयर पॉल्यूशन है, जो कि होता कब है, जब सनलाइट रिएक्ट करता है नाइट्रस ऑक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या क्या कंसिस्ट होता है, SO3 होता है, पैन होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दे ऑल, यानी कि यहां पे अपना हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। अब पैन का भी फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, फुल फॉर्म, बहुत बार इसका फुल फॉर्म हो सकता है पूछ दिया जाए, ठीक है। तो ये होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। तो बच्चों इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, आपको ये चीज काम आ सकता है, ठीक है जी, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, चलिए, ओके, धन्यवाद। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम यहां पे, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे हम यहां आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट के कारण क्या होगा भैया? तो उसके कारण कोई ना कोई जेनेटिक इश्यू होगा, जीन में गड़बड़ी होगी, मतलब कि यहां पे होगा जीन म्यूटेशन, ठीक है, यहां पे होगा जीन म्यूटेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैसेस की यदि हम बात करें, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की यदि हम बात करें, भैया माइक ओके है ना? हाँ, तो ग्रीन हाउस गैसेस की यदि हम बात करें तो ये मीथेन भी होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी होते हैं, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं। नाइट्रोजन नहीं होता, मतलब कि यहां पे अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, Which of the following is ग्रीन हाउस गैसेस? इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है भैया? अभी ये बताया हूं, ई भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पे करेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा अपना करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फटाफट से आप लोग क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ठीक है, फटाफट से आप लोग क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ठीक है। Which of the following is absent in photochemical smog? फोटोकेमिकल स्मॉग के अंदर क्या इसमें नहीं आते हैं? मैंने बताया ही कि ये पैन तो आता ही है, SO3 भी आता ही है, क्लियर। SO2 आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, बट जब ये ऑप्शन यहां पे ना हो तब हम इस पे टिक कर सकते हैं, लेकिन ये यदि हो जाए तो आप सिंपल सीधी सी बात है, आप इस पे टिक करोगे CO2 वाले पे, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस है, ये एक स्टेबल ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो यदि पूछा जाएगा कि फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या एब्सेंट रहता है और वहां पे ऑप्शन में यदि आपको CO2 मिल जाए तो आप बिना सोचे समझे आप टिक कर देना किस पे? तो आप टिक कर देना ऑप्शन नंबर CO2 जहां पे भी आपको दिखे उस पे आप टिक कर देना, ठीक है। चलिए अगला, स्नो ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय, ठीक है, बहुत लोगों को आप देखते हो कि स्नो ब्लाइंडनेस होने लगता है, ठीक है। तो स्नो ब्लाइंडनेस जो ह्यूमन में होने लगता है वो किसके कारण? वो UVB रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के कारण होता है, सो अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ एटमोस्फियर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। देखिए हमारे अर्थ की बात करें तो सबसे नियरेस्ट होता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, जहां पे प्रेजेंट होता है क्या? ओजोन लेयर। तो ओजोन के जो थिकनेस को मेजर किया जाता है ये किया जाता है डॉब्सन यूनिट में, ठीक है, ये किया जाता है डॉब्सन यूनिट में, क्लियर है जी, ये किया जाता है डॉब्सन यूनिट में। डेसिबल नॉइज के लिए, ठीक है, नॉइज लेवल के लिए डेसिबल, बट यहां पे यदि बात करेंगे तो यहां पे ओजोन के थिकनेस के लिए डॉब्सन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट आर क्रिएटेड बाय। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इनमें से किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? तो वो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है, वो जो है ये ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें यहां पे, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें यहां पे क्या कह रहे हैं? तो अगला क्वेश्चन हमें यहां पे बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि CPCB के अकॉर्डिंग, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग
जो जो जिनके कारण हार्म होता है, यानी कि जिनके कारण अपने लोगों को हानि होती है, ऐसे पॉल्यूटेंट का डायमीटर कितना होता है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है? तो ऐसे पॉल्यूटेंट का डायमीटर होता है 2.50 माइक्रोमीटर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर साउंड प्रूफिंग ऑफ रूम लाइक अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड ऑडिटोरियम ईटीसी। जैसे कि अपना जो ये स्टूडियो सेटअप है, जहां से मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है, तो इस स्टूडियो सेटअप को इस तरीके से रेडी किया गया है कि बाहर से नॉइज ना आ सके। आपने देखा होगा जो ऑफलाइन क्लासरूम है वहां पे सिर्फ ऑफलाइन क्लास लेता हूं, वहां से ऑनलाइन क्लास नहीं लेता हूं, क्योंकि वहां पे एक तो शोर शराबा बहुत बहुत ज्यादा होता है, दूसरा वहां पे साउंड प्रूफिंग वाला सिस्टम नहीं है जो कि यहां पे है, और यहां पे उतना ज्यादा साउंड भी बाहर का नहीं आता है। ठीक है, तो ये जनरली कहां पे बनाया जाता है? रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जहां से ऑनलाइन क्लास लेते हैं, या फिर जहां से म्यूजिक रिकॉर्ड किया जाता है, गाने को रिकॉर्ड किया जाता है, तो ऐसा सब रूम को बनाया जाता है साउंड प्रूफ रूम। ठीक है, बाहर का साउंड ना अंदर आ सके, ना अंदर वाला साउंड बाहर जा सके। ठीक है, तो ये जो बना हुआ होता है, ये किस चीज का बना हुआ होता है? कॉइल का बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए ये कॉइल का बना हुआ होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। ओके, अगला है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज, जो सीएनजी की यदि हम बात करेंगे, अभी आपने देखा होगा कि जनरली अपने लोग के आसपास तो क्या मिलता है? अपने लोग के आसपास तो जनरली पेट्रोल और डीजल ही मिलते हैं। ठीक है, बट अभी सीएनजी कार्स आ गई है, सीएनजी गाड़ियां उपलब्ध हो गई है, बड़े बड़े शहरों में सीएनजी का पंप ज्यादा है। ठीक है, और अपने इधर भी यदि बात करेंगे तो अपने इधर भी कहीं कहीं पे है, लेकिन बहुत डिस्टेंस पे, लगभग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर इतने दूर दूर पे सीएनजी वाला लगा हुआ है। ठीक है, तो जो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है वो एक्चुअली में क्या है? तो वो है मीथेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड क्या है अभी के टाइम में? तो वो है इकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ वाला, जलकुंभी वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से वो क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, फिर से वो क्वेश्चन को रिपीट यहां पे कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस बायोमैग्निफिकेशन? तो मरकरी और डीडीटी, मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, देखो यहां पे कौन सा है, और उस वाले पे बिना सोचे समझे टिक लगा दो। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर हो गया यहां पे करेक्ट। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर हो गया यहां पे करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। Which of the following material takes the longest time for biodegradation? इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि बायोडिग्रेडेशन में बहुत ज्यादा समय लगता है, जिनको हम जलाएं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है? कॉटन जल्दी जल जाएगा, पेपर जल्दी, जूट जल्दी, तो हड्डी जो होती है बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगता है बायोडिग्रेडेशन होने में। ठीक है, चलिए among the following which one cause द इंडोर केमिकल पॉल्यूशन, यानी कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कौन सा केमिकल पॉल्यूशन इंडोर वाला है? ठीक है, कौन सा इंडोर वाला केमिकल पॉल्यूशन है? ठीक है जी, कौन सा इंडोर वाला केमिकल पॉल्यूशन है? ठीक है, कौन सा इंडोर वाला केमिकल पॉल्यूशन है? तो वो है रूम स्प्रे। क्लियर, वो है रूम स्प्रे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द ग्रीन स्कम सीन इन द फ्रेश वाटर बॉडीज, जो साफ पानी में जो हमें हरा हरा जैसे दिखता रहता है ना, वो क्या होता है भैया? तो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी, मतलब डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, डी बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, डी बोथ ए एंड बी। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन। द
द लाउडनेस ऑफ अ साउंड दैट अ पर्सन कैन विदस्टैंड विदाउट डिस्कम्फर्ट इज अबाउट, यानी कि कितना आवाज होगा जिसके बाद कोई पर्सन डिस्कंफर्ट फील कर सकता है, ठीक है। तो वो अभी मैंने आपको बताया था ना कि थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, थ्रेशोल्ड ऑफ कन्वर्सेशन एंड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, ठीक है। तो मैंने बताया हुआ था ना कि 80 डेसिबल से ज्यादा यदि नॉइज लेवल होगा तो वहां पे कान में दर्द होने लगेगा, ठीक है, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, ये डैमेज हो सकता है, क्लियर। तो 80 डेसिबल के बाद डिस्कंफर्ट फील करने लगेगा कोई भी पर्सन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड इज ड्यू टू, क्या वो ऑफिस इक्विपमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो शुगर, टेक्सटाइल या फिर पेपर इंडस्ट्री है? नो। क्या वो ऑयल रिफाइनरीज और थर्मल पावर पॉइंट्स है? नो। तो अभी जो नॉइज पोल्यूशन का सबसे मेजर जो सोर्स है पूरे विश्व में वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अभी यदि बात करें तो बच्चों को स्पेशली ऑफलाइन क्लासेस में अपने बिहार में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। बिहार में क्या होता है कि स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या फिर उनके गार्जियन को भी बोलो तो ऐसे होते हैं जिनके पास हर चीज के लिए पैसा होता है, हर चीज के लिए। लाइक अभी यदि तबीयत खराब हो जाए तुरंत डॉक्टर को देने के लिए पैसा आ जाएगा, ठीक है। कुछ खरीदना हो उसके लिए पैसा आ जाएगा, घर के तेल मसाला हर चीज के लिए उनके पास पैसा होता है। लेकिन यदि टीचर के फीस देने की यदि बात आएगी तो भैया पैसों का इतना बड़ा दिक्कत होता है जैसे कि उनसे बड़ा गरीब और कोई नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करे, बहुत गंदी बात है, बहुत गंदा आदत है आप लोगों का, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा ना करे। कोई भी टीचर बहुत मेहनत करता है तभी वो पढ़ाता है, ठीक है। तो यहां पे तो वही अभी जो मैं टॉपिक पे ही था वहीं से एग्जांपल मैंने दे दिया था। तो वही पैसों का इतना दिक्कत होता है वो कब, जब टीचर को फी देना होता है, ठीक है। उसके अलावा भैया वो इतने गरीब होते हैं कि उनके पास स्मार्टफोन होता है, इतने गरीब होते हैं कि उनके स्मार्टफोन में रिचार्ज भी होता है, इतने गरीब होते हैं कि उनको खाने पीने के लिए, मेडिकल के लिए, हर चीज के लिए, शॉपिंग के लिए, कपड़े के लिए, हर चीज के लिए पैसा होता है, ठीक है। बस टीचर के लिए पैसा नहीं होता है ना। उनके पास ट्रांसपोर्ट, कितने भी गरीब होंगे उनके पास नहीं 4 चक्का तो कम से कम 2 चक्का बाइक तो होगा ही, ठीक है। अभी हर घर में, लगभग हर घर में नहीं 4 चक्का तो कम से कम बाइक तो है ही, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कि ये नॉइज पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण हो गया है। स्पेशली अपने बिहार में पो 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 करता रहता है ना, तो ये याद रखना, ठीक है। अगला है Which of the following disease is not due to contamination of water? इनमें से कौन सा बीमारी ऐसा है जो कि वाटर के कंटामिनेशन के कारण नहीं होता है? वाटर कंटामिनेशन के कारण जॉन्डिस भी होता है, टाइफाइड भी होता है, कॉलरा भी होता है। हेपेटाइटिस भी वाटर कंटामिनेशन के कारण नहीं होता है। तो ये कैसे होता है बताया हुआ है ना आप लोगों को कि ये जो बीमारी है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि किसी पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करने से ये होता है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। चलिए अगला, ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम, ये ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें बच्चे का शरीर जो है पूरा नीला पड़ जाता है, ठीक है। और ये जो होता है एक्सेस ऑफ टीडीएस, ठीक है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, टीडीएस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड क्या इसके कारण होता है? नो। एक्सेस ऑफ क्लोराइड? नो। एक्सेस ऑफ डीओ का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं जिससे कि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्या ये इसके कारण होता है? तो नो, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है।
और ये जो होता है मिथेमोग्लोबिलिनीमिया, इसी का दूसरा नाम भी है ब्लू बेबी सिंड्रोम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा बा? ठीक है, अगिल का क्वेश्चन क्या कह रहा बा भाई? सुन ली, देखिए, चलिए बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑब्जर्व फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन, कहां पे सबसे ज्यादा देखा जाता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। ठीक है, विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक, ये नो। ग्रीन हाउस गैस, तो ये भी नो। ऑलवेज ओजोन। ठीक है, चलिए अगला, बायोडीजल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बायोडीजल को जो ऑब्टेन किया जाता है ये रिन्यूएबल होता है, तो ये जो ऑब्टेन किया जाता है जिस प्लांट से, उसका नाम है जेट्रोफा कर्कस। ठीक है, जेट्रोफा कर्कस। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, हाई अमाउंट ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई इन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ, ये क्या इंडिकेट करता है भैया? यदि वाटर में ई कोलाई का हाई अमाउंट हमें मिले, यदि वाटर में हमें ई कोलाई का हाई अमाउंट मिले, ठीक है, हाई अमाउंट यदि मिलता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है, पीछे भी क्वेश्चन आया हुआ था, सीवेज पॉल्यूशन को। ठीक है, वो इंडिकेट करता है सीवेज पॉल्यूशन को। मिनीमेटा डिजीज इज कॉज्ड बाय, मिनीमेटा डिजीज इनमें से किसके कारण होता है? तो ये होता है मिथाइल मरकरी के कारण। ठीक है, ये होता है मिथाइल मरकरी के कारण। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 38, प्रोसेस बाय विच इंसेक्टिसाइड लाइक डीडीटी रीच मैन इज बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, बताए हुए थे ना कि बायोमैग्निफिकेशन में होता क्या है? तो बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि डीडीटी हो गया, मरकरी हो गया, तो ये बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स एट अ हायर ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड, अब ये यदि पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा हायर ट्रॉफिक लेवल तक, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, दिस एक्ट फॉर्मुलेटेड इन 1986 वाज, 1986 में कौन सा नियम लागू किया गया था? तो वो था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर, 1986 एनसीईआरटी का ये सब चीज आप बिल्कुल भी मत भूलना। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंट्रोल पार्टिकुलर मैटर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पार्टिकुलर मैटर को कंट्रोल नहीं करता है? वो होता है इंसिनरेटर। ठीक है, वो होता है इंसिनरेटर। क्लियर है जी? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। ओके, चलिए, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, मैक्सिमम नॉइज परमिशेबल ड्यूरिंग डे टाइम इन रेसिडेंशियल एरियाज, ठीक है, इन रेसिडेंशियल एरियाज। एक मिनट बच्चों, महत यार, ये कंपनी वाला भी एकदम परेशान कर देता है। चलिए इसको डीएनडी पे लगा दिया। हाँ, ओके, तो यहां पे जो बोल रहा है
कि किसी रेसिडेंशियल एरिया में, यानी कि रेसिडेंशियल एरिया किसको बोलते हैं, वो एरिया जहां पे लोग रहते हैं, ठीक है, एक मोहल्ला, ठीक है, मोहल्ला हो गया, कॉलोनी हो गया, वो आता है रेसिडेंशियल एरिया के अंदर। तो रेसिडेंशियल एरिया में कितना मैक्सिमम नॉइज का परमिशन होता है दिन के समय में, तो ये होता है 55 डेसिबल। कितना होता है भैया, ये होता है 55 डेसिबल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, परमिसेबल नॉइज लेवल इन अ रेसिडेंशियल एरिया एट नाइट टाइम। जैसे मान लीजिए कि कोई म्यूजिक ही चल रहा है किसी रेसिडेंशियल एरिया में, तो वो कितना नॉइज लेवल कितना होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि दिन में ज्यादा है तो रात में तो कम होगा ही, तो वो 45 डेसिबल से कम रहना चाहिए, ठीक है, वो 45 डेसिबल से कम रहना चाहिए। अगला, बायो इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट। बायो इंडिकेटर का यूज किस चीज को डिटेक्ट करने में किया जाता है, ऑक्सीजन डिमांड, एयर पॉल्यूशन, मिनरल प्रेजेंट, मतलब कि यहां पे हो जाएगा अपना, यहां पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, यहां पे अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एंथ्राकोसिस इज कॉज्ड बाय। एंथ्राकोसिस किसके कारण होता है, कोयला डस्ट के कारण होता है, ठीक है। ये तो आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस, 9th में भी पढ़े हुए होंगे, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये किसके कारण हुआ था, ठीक है, ये किसके कारण हुआ था, ये हुआ था MIC, यानी कि MIC स्टैंड्स फॉर मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्लियर। LPG का फुल फॉर्म तो पता ही होगा आप लोगों को, जिनको नहीं पता होगा लिख देता हूं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। LIC तो आप जानते होंगे, कॉमन, ये बायो का नहीं है, नॉर्मल है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाला, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाला, ठीक है। क्लियर, क्लियर, ठीक है जी, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन सा ऐसा है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है। फॉसिल फ्यूल का यदि यूज करेंगे ग्लोबल वार्मिंग होगा, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधों को काटेंगे ये होगा, यदि हम पॉपुलेशन बढ़ाएंगे एक्सेस ये भी होगा, यदि हम एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी यूज की एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पे करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, Which is the effect of deforestation? Which is the effect of deforestation? यानी कि यदि हम देखिए, एक होता है फॉरेस्टेशन, ठीक है, एक होता है फॉरेस्टेशन, मतलब कि पेड़ पौधे को लगाना, दूसरा होता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि पेड़ पौधे को काटना। अब यदि हमने पेड़ पौधे को काट दिया है तो इसको दोबारा जो लगाएंगे इसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। इस बात को याद रखिएगा, ये 3 वर्ड होता है, फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का क्या क्या इफेक्ट होता है, यदि हम पेड़ पौधों को कट करेंगे, इसीलिए बोला जाता है ना कि पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में देख रहे हो ना, अभी के टाइम में
ऑक्सीजन बिक रहा है मार्केट में, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में यदि आप जाओगे, दिल्ली में, मुंबई में, तो इन सब जगहों पे क्या हो गया है कि यहाँ पे आबादी तो बहुत है, लेकिन पेड़ पौधों की जनसंख्या कम होने के कारण, क्योंकि स्मार्ट सिटी बनने के कारण क्या हो गया है, पेड़ पौधों को काटा गया है, जिसके कारण क्या होता है भैया, जिसके कारण ऐसा हुआ है कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसीलिए वहां पे मार्केट में ऑक्सीजन बिक रहा है, ठीक है। लोग अस्थमा के पेशेंट वहां पे ज्यादा हो रहे हैं, एक तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, ये सब भी। तो डिफॉरेस्टेशन यदि हम करते हैं तो क्या होगा, हमारे अर्थ में, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, मतलब कि ऑल ऑफ डीज, ठीक है। चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, पढ़े होंगे ये भी इतिहास में, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में क्या कर रहे थे कि पहले वो एक टाइम आया हुआ था जहां पे ऑर्डर मिला था कि सारे पेड़ पौधों को काटना है, तो वहां पे क्या किया गया था, सभी वहां पे एक हेड भी थी, ठीक है, एक महिला थी, और बाकी उनको देखते देखते बाकी सभी लोगों ने क्या कर लिया, पेड़ को अपने से चिपका लिया, ठीक है, हक कर लिया कि भैया यदि आप पेड़ काटोगे तो उससे पहले आपको मुझे काटना पड़ेगा, दैट इज चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट किसके प्रोटेक्शन में था, तो ये फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाई अमाउंट ऑफ ई कोलाई इन वाटर, पानी के अंदर यदि ई कोलाई का अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है, सीवेज पॉल्यूशन को। क्लियर। विच इज रिलेटेड टू पॉलीब्लेंड, पॉलीब्लेंड इनमें से किन से रिलेटेड है, तो रमेश चंद्र डागर, इन्होंने ही बताया हुआ था पॉलीब्लेंड के अबाउट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से इन क्वेश्चंस का भी आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है, फटाफट से इन क्वेश्चंस का भी आप लोग आंसर करें। क्लियर। चलिए, सो which is the major source of harmful radiation in the house, घरों में हार्मफुल हानिकारक रेडिएशन का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये है कलर टीवी, ठीक है। पहले कलर टीवी नहीं था, पहले था व्हाइट, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ठीक है। अभी जो कलर टीवी आया है, इसके कारण क्या है, हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक है लोगों के लिए। क्लियर। The cause of Minamata disease is due to मिथाइल मरकरी, ठीक है। ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू higher CO2 concentration, yes. Absorption of infrared gas and dust particles, yes. यानी कि both A and B, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ, पॉल्यूशन इफेक्ट्स, पॉल्यूशन मेनली इनमें से किन ऑर्गेनेल को अफेक्ट करता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पॉल्यूशन इनमें से कौन से ऑर्गेनेल को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, तो वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं भैया, वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, ओजोन होल इज कॉज्ड बाय, किसके कारण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरो के कारण, जिसके कारण अभी आप लोग सुनते होंगे कि कैंसर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, कैंसर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, ठीक। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, 1986 में, ठीक है। ओजोन लेयर कहां पे हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में, अर्थ के सबसे करीब ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पे हमें ओजोन लेयर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे पिल नहीं होगा, यहाँ पे राइस फील्ड होगा, ठीक है। सो मेजर सोर्स ऑफ मीथेन, मीथेन का जो सबसे मेन सोर्स है वो क्या है,
वो है राइस फील्ड, धान की खेती। ठीक है, वो क्या है भैया, वो है धान की खेती। ठीक है, और उसके बाद जो आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। एट प्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2, अभी के टाइम में एटमॉस्फेरिक CO2 का कंसंट्रेशन कितना है, तो यह है 380 ppm यानी कि पार्ट पर मिलियन। और फाइनली आज हमने ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों ही तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, फर्स्ट टाइम YouTube पे पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों का फिनिश करवा दिया। ठीक है, जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था कि जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन सब का सीरीज आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगा YouTube पे बिल्कुल फ्री, बिना एक भी रुपए के। तो वो मैंने आज आप लोगों को करवा दिया, हर एक क्वेश्चन का आंसर उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, होप कि आपको ये पूरा का पूरा सीरीज पसंद आया होगा। ठीक है, होप आप लोगों को पूरा का पूरा ये सीरीज पसंद आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए कुछ करें। ठीक है, इसमें ना तो इसके थ्रू आपसे कुछ ज्यादा पैसा है, फिर ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मांग ये दे रहा हूं तो वो है आपका सपोर्ट। ठीक है, आपके घर में जितने फोन हो या फिर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। हर एक बच्चे से यदि 5 से 10 सब्सक्राइब भी होंगे तो अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी हमारा बिल्ड होगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो भैया, वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो के लास्ट में प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, फाइनली हमने पूरा का पूरा अपना सिलेबस फिनिश कर लिया। कल से हम PYQ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ईयर वाइज, जैसे कि आपका बिहार बोर्ड 2026 का जो मॉडल पेपर आया है, तो वो मॉडल पेपर आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर प्रॉफिट, मान लो बहुत मॉडल पेपर थोड़ा पहले आ गया, हो सकता है कुछ बच्चे क्वेश्चन किए हुए भी होंगे, टिक मार भी लिए हुए होंगे, फिर भी भैया कल से जो अपन क्लास लेंगे वो वाला PYQ वाला मॉडल पेपर वाला, उसमें भी आप रहिएगा। ठीक है, उसमें भी आप रहिएगा, उसमें हम कोशिश करेंगे, उसमें हम ट्राई करेंगे कि आपको उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा करके, ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन घुमा के भी यदि पूछा तो आप इजीली बना दोगे। भाई एक बात याद रखना, मैंने जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का गेस जो आपको दिया हुआ है, आप उतना कर लो, आप 80% प्लस मार्क्स आसानी से ले आओगे। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को गेस क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का, वो आप अच्छे तरीके से कर लो। यदि आपने पेपर में बढ़िया तरीके से लिखा, आपकी राइटिंग बढ़िया है, तो 80-85% मार्क्स कहीं नहीं रुकने वाले हैं, आसानी से नंबर आएंगे। ठीक है, और जितना मैंने ऑफलाइन क्लासेस में जितने सारे टेस्ट लिए हैं, उन सारे टेस्ट पेपर को कर लेना और एक बार NCERT अंडरलाइन भी कर लेना। उसके बाद 100% क्वेश्चन ना मिले तो आप मुझे बताना। ठीक है, और आप NCERT अंडरलाइन कर ही लेना, नहीं भी आप यदि करोगे, फिर भी इतना दावा के साथ कहता हूं कि भैया यदि आपने मेरा कंटेंट बढ़िया से पढ़ लिया हुआ है, मैंने जो आपको पढ़ाया है, मैंने जितना आपको नोट करवाया हुआ है, वो यदि आपने बढ़िया से कर लिया है, ये जो अभी क्वेश्चन का सीरीज करवाया हूं इसको आपने बढ़िया से कर लिया, जो सब्जेक्टिव वाला गेस दिया हूं उसको आपने बढ़िया से कर लिया, 100% क्वेश्चन मिलेगा और आप आसानी से उस चीज को बना लोगे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले क्लास में नए अंदाज के साथ। ठीक है जी, चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय गाइस।